Hello everyone, welcome to the fifth lecture of some basic concept of chemistry. In this lecture, we will discuss about mole concept. ये बहुत ही important topic है, तो let's start mole concept. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज मोल। तो हमने पढ़ा था, जब हमने एसआई यूनिट सिस्टम पढ़ा था तो हमने देखा था कि मोल क्या है। इट इज द वन ऑफ द 7 बेसिक एसआई यूनिट। और ये किसकी बेसिक एसआई यूनिट है? इट इज द बेसिक एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो जब मैं बात करता हूं मोल की, तो ये क्या है? इट इज द बेसिक एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब मैं पूछता हूं कि सर मोल होता क्या है? तो व्हाट इज मोल? तो इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड as the amount of substance that contains as many entities as there are atoms in exactly 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब अगर मैं 12 ग्राम लेता हूं, क्या अगर मैं 12 ग्राम कार्बन 12 के एटम्स लेता हूं, तो उस 12 ग्राम कार्बन 12 एटम्स में कुल जितने कार्बन के एटम्स होंगे, उसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं 12 ग्राम कार्बन 12 एटम्स की, तो मुझे बताओ कि उसमें क्या एक एटम होगा या फिर दो एटम होगा? नहीं, कितने होंगे? ढेर सारे होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। और याद करो, 12 ग्राम का तो एक लड्डू भी होता है जिसे हम देख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 12 ग्राम कार्बन 12 एटम्स अगर मैं लेता हूं तो उसमें ढेर सारे एटम्स होंगे। कितने होंगे ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये ओस्टवाल ने दिया था। किसने दिया था? ओस्टवाल ने दिया था। ओस्टवाल ने क्या किया था? ओस्टवाल ने एक कार्बन एटम का मास कैलकुलेट किया था। तो उसने क्या किया था? ओस्टवाल ने पहले 12 ग्राम कार्बन 12 के एटम्स लिए और उसने इसको किससे डिवाइड कर दिया? मास ऑफ वन कार्बन एटम से। तो उसने यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर इसका एक एटम का मास कैलकुलेट कर लिया था और पाया था कि कार्बन के एक एटम का जो मास है वो है 1.992648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 ग्राम। और जब उसने कैलकुलेशन की तो इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू आई ये। तो मैं कह सकता हूं कि 12 ग्राम अगर कार्बन 12 एटम्स लेता हूं तो उसमें कुल कितने कार्बन के एटम्स होंगे? उसमें कुल इतने कार्बन एटम्स होंगे। इसी नंबर को, इसी एंटिटी को या फिर इसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल कहते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मोल कंटेन्स डेफिनिट नंबर एंड दिस डेफिनिट नंबर इज क्या? 6.0221367 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि मोल कंटेन्स डेफिनिट नंबर एंड दिस नंबर इज 6.0221367
022 इंटू 10⁻23। इसी नंबर को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगैड्रोस नंबर या फिर एवोगैड्रोस कांस्टेंट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो जब भी मैं कहता हूं मोल की बातें करता हूं तो मोल क्या बताता है? मोल बताता है कि एक मोल अगर मैं बोलूं तो उसमें कितना नंबर होगा, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितना नंबर होगा, दिस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, जिसे हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं वन मोल एटम्स की, तो इसमें कितने एटम्स होंगे? तो इसमें Na एटम्स होंगे, Na एटम्स होंगे। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं किसकी, वन मोल मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें कुल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? इसमें Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और Na की वैल्यू क्या है? Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे ही अगर मैं बात करूं वन मोल आयंस में कितने आयंस होंगे, तो वन मोल आयंस में सर Na नंबर ऑफ आयंस होंगे। ठीक है, तो जब भी मैं बात करता हूं मोल की तो मुझे कौन सा नंबर याद आना चाहिए? मुझे Na याद आना चाहिए। ठीक, अब जैसे हम सबका कुछ ना कुछ पेट नेम होता है, वैसे इस मोल का भी क्या होता है? पेट नेम होता है। और इस मोल के पेट नेम को देखते हैं। ठीक है, तो जब भी ग्राम एटम या फिर ग्राम मॉलिक्यूल या फिर ग्राम आयन या फिर ग्राम मोल हमें क्या दिख जाए? साथ साथ दिख जाए, जब भी मुझे ग्राम एटम या फिर ग्राम मॉलिक्यूल या फिर ग्राम आयन या फिर ग्राम मोल साथ साथ दिख जाए, मतलब इनके बीच में कोई ऑफ टॉप नहीं है या फिर कोई तीसरा टर्म नहीं है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये मोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, मतलब 1 मोल सोडियम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। समझ में आया कि 1 ग्राम एटम अगर मैं कहता हूं तो इसका मतलब होगा 1 मोल एटम। या फिर मैं अगर बात करता हूं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये किसके बराबर होगा? 1 मोल मॉलिक्यूल के बराबर होगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मास की। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये जो मोल है ना, ये हमें 3 इंफॉर्मेशन देता है। पहला इंफॉर्मेशन देता है नंबर के बारे में। तो नंबर के बारे में क्या कहता है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। वैसे ही दूसरी आइडिया ये हमें देता है मास के बारे में। ठीक है, तो जब भी मैं बात करता हूं एक मोल सब्सटेंस में कितना मास होगा, तो चलिए देखते हैं कि एक मोल सब्सटेंस में कितना मास होगा। उससे पहले हमको कुछ टर्म्स पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो लेट्स स्टार्ट ग्राम एटॉमिक मास। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है whenever we use the numerical value of when we use the numerical value of atomic mass with the unit gram, then it becomes gram atomic mass, and it represents the mass of 1 mole atoms in gram। तो एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। तो मैंने लिखा है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो मुझे पता है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होता है? 16 AMU। अब बाय डेफिनेशन ये डेफिनेशन कहती है कि अगर हम लोग एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल वैल्यू को किसके साथ यूज करें? विद द यूनिट ग्राम, देन इट रिप्रेजेंट्स ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं 16 को ग्राम में एक्सप्रेस करता हूं तो ये क्या बताएगा? ये हमें ग्राम एटॉमिक मास बताएगा। किसका? ऑक्सीजन एटम का। अब ये जो ग्राम एटॉमिक मास है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ 1 मोल एटम्स। ठीक है, तो मुझे बताओ कि 1 मोल एटम्स में कितने एटम्स होते हैं? 1 मोल एटम्स में Na एटम्स होते हैं। तो जब मैं बात करता हूं एटॉमिक मास की,
ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ वन एटम, जबकि ग्राम एटॉमिक मास किसे रिप्रेजेंट करता है? मास ऑफ वन मोल एटम या फिर मास ऑफ Na एटम्स। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बात करूं एक एटम के मास की और अगर मैं बात करूं एक मोल एटम के मास की, तो दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होते हैं, लेकिन दोनों की यूनिट्स क्या होगी? अलग अलग होगी। जब मैं बात करता हूं एक एटम के मास की, तो मैं उसे किस में रिप्रेजेंट करता हूं? AMU में। और जब मैं बात करता हूं एक मोल एटम के मास की, तो मैं उसे किस में रिप्रेजेंट करता हूं? ग्राम में रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये बिल्कुल ग्राम एटॉमिक मास के तरह ही है। तो देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है whenever we use the numerical value of molecular mass with the unit gram, then it becomes gram molecular mass and it represents the mass of 1 mole molecules in gram। मतलब मुझे पता है कि मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या, मुझे पता है मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 32 AMU। अगर हम इस 32 AMU को किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? ग्राम में रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या बताता है? ये बताती है हमें ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल। और जब मैं बात करता हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ये कितने मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करता है? ये एक मोल मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करता है। तो इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स। और वन मोल मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। वैसे ही जब मैं बात करता हूं एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास की, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम किस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं? O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल के मास को रिप्रेजेंट करता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक मोल मॉलिक्यूल्स के मास को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट्स क्या होंगी? डिफरेंट होगी, जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। समझ में आया? ठीक। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मोलर मास। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल के मास को ही हम मोलर मास कहते हैं। अब मोलर मास कुछ नहीं होता, इट इज अ जनरलाइज्ड टर्म फॉर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, या फिर इट इज अ जनरलाइज्ड टर्म फॉर ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं मोलर मास किसके केस में? एटम्स के केस में। तो अगर मैं एटम्स के केस में क्या बात कर रहा हूं? मोलर मास की, तो ये क्या हो जाएगा? ये डेफिनेशन हो जाएगी, इट रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स। तो मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स को हम क्या कहते हैं? मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स को हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। वैसे ही जब मैं बात करता हूं किसकी? मॉलिक्यूल्स की, तो मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूल्स के केस में मोलर मास क्या हो जाएगा? तो मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये बात ध्यान रखना क्या, कि जब मैं बात करता हूं मोलर मास इन केस ऑफ एटम, इट रिप्रेजेंट्स द ग्राम एटॉमिक मास, whereas in case of molecules molar mass will be equal to its gram molecular mass। ठीक है। अब देखो हुआ क्या था, ओस्टवाल्ड ने क्या डिस्कवर किया था? ओस्टवाल्ड ने ये सब कैलकुलेशन की थी। अब ओस्टवाल्ड के पास ट्रंक कॉल आने लग गए थे। क्या आने लग गए थे? ट्रंक कॉल। ट्रंक कॉल क्या होता है? सर हाथी की सूंड को हम ट्रंक कहते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथी की सूंड की बात नहीं कर रहा। ट्रंक कॉल के मतलब बाहर से कॉल आने लग गए, बाहर से साइंटिस्ट लोग फोन करके पूछते रहते थे ओस्टवाल्ड को कि मेरे को बताओ कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स, एक मोल में क्या कितने पार्टिकल्स? तो वो बोलता था 6.0221367 इंटू 10⁻23। फिर एक जन फोन करता था, पूछता था कि एक कार्बन के एक एटम का मास क्या? तो वो बोलता था 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। तो ऐसे करते करते क्या हुआ, एक दिन उसका जबड़ा डिसलोकेट हो गया। क्या हो गया?
जबड़ा डिसलोकेट हो गया, तो फिर उसने सोचा कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ शॉर्ट ट्रिक निकालना पड़ेगा। मतलब अगर मैं हर एक बंदे को इतने लंबे लंबे टर्म्स बोलूंगा तो मेरा नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसने क्या किया, उसने कंसीडर किया, उसने मास ऑफ वन कार्बन एटम को क्या कंसीडर कर लिया, उसने इसको 12 AMU कंसीडर कर लिया। अब अगर मैं पूछता हूं कि 1 AMU क्या होगा, 1 AMU क्या होगा, तो क्या होगा 1 AMU? इट विल बी द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कार्बन एटम या कार्बन 12 एटम एक ही बात है, ठीक है। तो मुझे पता है, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 AMU इक्वल्स टू 1/12, और इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो कितना आ गया, ये आ गया 1.66 10⁻⁻24। तो याद करो, ये हमने पहले भी कैलकुलेशन किया है कि 1 AMU में कितने ग्राम होते हैं, 1 AMU में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं। अब उसने थोड़ी और कैलकुलेशन की, उसने थोड़ी और कैलकुलेशन की, तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि ये जो है ये किसके बराबर है, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम के बराबर। ये क्या है, ये है Na। क्या है, 1/Na। तो 1 AMU को मैं किस में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि 1 AMU किसके बराबर, 1/Na ग्राम। और इसी को हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं 1 एवोग्राम, ठीक है। 1/Na ग्राम को हम क्या कहते हैं, 1 एवोग्राम कहते हैं। इसी को हम 1 डेल्टन भी कह लेते हैं, और इसी को हम लोग 1 U भी कह लेते हैं। और U किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिफाइड मास को। तो मैंने कहा था कि 1 AMU और 1 U दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि 1 AMU में कितना को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट रिलेशन हम लोग को पूछ लिया जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखना कि कौन सी बातें, ये, ठीक है, ये बातें थोड़ी ध्यान में रखना। नेक्स्ट मैं देखूंगा कि अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक मासेस पढ़े लास्ट क्लास में और आज, और ये मैं उसकी समरी बताने जा रहा हूं। तो जब मैं बात करता हूं नाइट्रोजन एटम के रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो याद करो मैंने कहा था रिलेटिव एटॉमिक मास इज अ प्योर नंबर विदाउट एनी यूनिट, और नाइट्रोजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना, 14। जब मैं बात करता हूं एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना हो जाएगा, 14 AMU। और जब मैं बात करता हूं एटॉमिक मास, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ 1 एटम, किसे, एक एटम के मास को। जब मैं बात करता हूं ग्राम एटॉमिक मास, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 ग्राम। और ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ 1 मोल एटम। और 1 मोल एटम्स बोले तो कितने एटम्स, 1 मोल एटम में Na एटम्स होते हैं। जब मैं बात करता हूं मोलर मास, तो मैंने बोला था एटम के केस में मोलर मास किसके बराबर, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, ठीक है। और जब मैं बात करता हूं एक्चुअल मास की, तो याद करो मैंने कहा था एक्चुअल मास इज द मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल। और सबसे खास बात क्या थी एक्चुअल मास की, उसे हम AMU में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे हम ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब मैं बात करता हूं एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन एटम की, तो इसका एक्चुअल मास क्या हो जाएगा, 14 AMU। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू 1.66 इंटू
10⁻⁻⁴ ग्राम। ठीक है, तो दोनों में से दोनों कोई भी पूछ सकता है या फिर दोनों भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो जब अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हमें दोनों को मार्क करना है। ठीक है, बोथ ऑफ दिस रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, एक नोट लिखेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चंस में कुछ कंडीशंस मेंशन किए हुए होते हैं, लाइक एसटीपी एंड एनटीपी। तो सर ये एसटीपी एंड एनटीपी होता क्या है? तो जब मैं बात करता हूं एनटीपी की, तो ये रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसे? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब मैं बात करता हूं सर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर किसे कहते हैं हम, या फिर क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर? तो ये कुछ नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस में टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी इट विल बी 273.15 केल्विन। और जब मैं बात करता हूं प्रेशर की, एनटीपी कंडीशंस में जो हम प्रेशर लेते हैं वो होता है 1 एटमॉस्फेयर। क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जब भी तुम्हें कहीं एनटीपी दे दिया जाए तो तुम्हें क्या मानना है कि तुम्हारा टेम्परेचर जो है वो 273.15 केल्विन है और प्रेशर जो है वो 1 एटीएम है। अब मैं बात करता हूं किसकी? एसटीपी की। किसकी? एसटीपी। तो एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की, इन कंडीशंस में जो टेम्परेचर होता है वो तो क्या होता है? सेम ही होता है, दैट इज 273.15 केल्विन। लेकिन जो हमारा प्रेशर होता है वो इस बार हम क्या लेते हैं? 1 बार। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में प्रेशर 1 बार होता है, जबकि नॉर्मल कंडीशंस में प्रेशर 1 एटीएम होता है। ये बातें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि जब मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड कंडीशंस की तो वहां पे प्रेशर की यूनिट क्या होगी? बार होगी, जबकि एनटीपी में प्रेशर इट विल बी इक्वल टू 1 एटीएम। तो ये थी नॉर्मल टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो न्यूमेरिकल को इजी करने के लिए, और न्यूमेरिकल्स purpose for solving numericals with ease, we take an assumption and we consider STP and NTP are same। मतलब हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम STP को और NTP को सेम मान के चलते हैं, और जब भी हमें न्यूमेरिकल में STP या NTP दिया हुआ होगा तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि प्रेशर क्या दिया हुआ है? 1 एटीएम, और जो हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? 273 केल्विन। तो याद रखना कि जब भी हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे अगर एसटीपी या एनटीपी दिख जाए तो मान लेना प्रेशर कितना है? 1 एटीएम और टेम्परेचर है 273 केल्विन। इसके अलावा भी और एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सेटअप। क्या? SATP। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें क्या होता है सर? तो याद रखना, इसमें जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो तो क्या होती है? सेम होती है। और कितनी होगी? प्रेशर इसमें हम 1 बार मान के चलते हैं। कितना? 1 बार। और टेम्परेचर जो होता है, ध्यान रखना, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। 298 केल्विन का मतलब क्या? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बोर्ड के एग्जाम में नहीं आता है, कभी कभार एंट्रेंस में आने के चांसेस रहते हैं, तो इसको एक बार देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम करेंगे आइडल गैस
इक्वेशन की। अगर मैं बोलूं कि सर आइडियल गैस इक्वेशन, नाम से पता चलता है ये क्या है, गैसियस इक्वेशन है। क्या है, गैसियस इक्वेशन है। मतलब ये किसके लिए वैलिड होगा, इट विल बी वैलिड ओनली फॉर गैसेस। मतलब हम आइडियल गैस इक्वेशन सिर्फ गैसेस के लिए करते हैं। तो सर आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है, तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू nRT। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है PV इक्वल्स टू nRT, से हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे P जो है प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और प्रेशर की यूनिट्स क्या लेते हैं, ATM लेते हैं। वैसे ही V रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ गैस, और इसे हम मेजर करते हैं लीटर में। N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स, T रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट्स क्या होगी, केल्विन। और जब मैं बात करता हूं यूनिवर्स R की, तो इट रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की कई वैल्यूज होती है, जैसे जैसे यूनिट चेंज होती है वैसे वैसे हम देख सकते हैं R के वैल्यूज क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सर कौन सी वैल्यू यूज करनी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे PV इक्वल्स टू nRT, तो हम R की यूनिट्स निकाल लेते हैं पहले। तो R की यूनिट्स क्या आ जाएगी, PV बाई NT। अच्छा, ये जो हमारा P है किसमें, ATM में है, ये लीटर में है, ये मोल में है, और ये केल्विन में। तो मुझे बताओ कि R की यूनिट्स क्या हो जाएगी, R की यूनिट्स हो जाएगी लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। और यहाँ पे चेक करो कि कौन सी R की वैल्यू इस यूनिट्स को फॉलो करती है। तो यहाँ पे ये सेकेंड वाली वैल्यू है जो कि लीटर ATM पर केल्विन पर मोल में है। मीन्स जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हमें कौन सी वैल्यू याद रखनी है, हमें ये वैल्यू पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये सब भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये सब हमें याद रखनी होगी। डोंट वरी, ये टाइम के साथ हम जब आगे बढ़ेंगे हमें याद हो जाएगी। आज तो मुझे क्या याद होना चाहिए कि R की वैल्यू लीटर ATM पर केल्विन पर मोल में क्या होती है, R की वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, सर आपने कहा था कि मोल हमें तीन आइडिया देता है। पहला तो आपने कहा नंबर का, दूसरा मास का, तीसरा जो बात बोलता है मोल हमें तीसरा आइडिया देता है वॉल्यूम ऑफ गैस की, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस की। तो चलिए देखते हैं कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो अभी मैंने देखा था एक इक्वेशन जिसका नाम था आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, PV इक्वल्स टू nRT। अब मुझे निकालना है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है एट STP या NTP, एट STP या NTP। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या मान लिया है, 1। और जब मैं बात करता हूं STP या NTP की, तो ये मुझे क्या बताती है, ये मुझे बताती है कि हमारे जो प्रेशर होंगे वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर। वैसे ही जो हमारा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 273 केल्विन। तो जब मैं ये वैल्यूज कहां पुट करता हूं, आइडियल गैस इक्वेशन में, तो क्या आता है, देखो प्रेशर कितना 1 ATM, ये V हमें निकालना है, और हमें पता है V की यूनिट्स किसमें होगी, लीटर में। N कितना है 1, R की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0.0821, और टेम्परेचर 273। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 22.4। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP या NTP। इसका मतलब क्या कि 1 मोल आइडियल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, या फिर हम कह सकते हैं 22400 ml एट STP या NTP। ध्यान रखना, अगर STP या NTP कंडीशंस नहीं मेंशन होती तो वैल्यूज कुछ और होते हैं। मतलब अगर मुझे कह देता है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दिया हुआ है और
कंडीशंस जो है वो कुछ और है। मतलब एसटीपी या एनटीपी अगर मेंशन नहीं दिया हुआ होगा तो हमें प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई होगी, और उस समय हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। तो बचपन में याद करो हम क्या लेने जाते थे, केला लेने जाते थे। जब हम केला लेने जाते थे तो हम बोलते थे भैया मुझे 1 दर्जन केला दे दो। तो जब मैं बोलूं 1 दर्जन केला तो उसमें कितना केला होगा, उसमें 12 पीस बनाना होंगे। ठीक है। अब जो हमारे चाचा थे उन्हें नंबर का हिसाब नहीं आता था क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो बोलते थे कि मैं आपको जोक के दे देता हूं। तो अगर मैं बात करता हूं कि 1 दर्जन बनाने में कितना मास होगा तो कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ 12 बनाना। ये वो रख लेते थे और उसके अकॉर्डिंग वो मास करके उन्हें बनाना पकड़ा देते थे। ठीक है। अब ये कहानी थी बनानास की। आज हम देखेंगे 1 मोल सब्सटेंस। तो जब मैं बात करता हूं 1 मोल सब्सटेंस की तो ये क्या बताता है, ये हमें कहता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हैज कितना पार्टिकल्स। जब भी मैं बात करूंगी कि 1 मोल सब्सटेंस दिया हुआ है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, और एवोगैड्रो नंबर मतलब Na। हमारे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में Na पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि सर 1 मोल सब्सटेंस में का मास कितना होगा, तो 1 मोल सब्सटेंस का मास याद करो, अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था कि मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। तो 1 मोल सब्सटेंस में कितना मास होगा, इट विल बी इक्वल टू इट्स मोलर मास। और अगर ये सब्सटेंस क्या है, गैस है। क्या है, गैस है। तो मैं कह सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ गैस इट विल ऑक्यूपाई कितना वॉल्यूम, इट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर और 22,400 ml एट एसटीपी। अगर मैं लीटर में बात करूं तो कितना लीटर, 22.4 लीटर। और अगर मैं लीटर को एमएल में कन्वर्ट करता हूं, कैसे कर सकता हूं, बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 1000। तो जब मैं लीटर को एमएल में कन्वर्ट करता हूं तो क्या वैल्यू आती है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं 1 मोल आइडियल गैस एट एसटीपी एंड एनटीपी, तो इन टर्म्स ऑफ एमएल इट ऑक्यूपाइज 22,400 ml ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखो अगर हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, तो कई बार क्या होता है हमें बोल देता है कि हमने तुम्हें इस किसी भी सब्सटेंस के n पार्टिकल्स दे दिए, तो मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। तो देखो हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग ने मैथ्स पढ़ा था और वहां पे हमने सीखा भी था ऐसा कुछ कैलकुलेशन। तो देखो मुझे तो क्या पता है, मुझे पता है कि Na पार्टिकल्स में क्या होता है, 1 मोल होता है। ठीक है, मुझे तो बस इतना सा पता है कि Na पार्टिकल्स में 1 मोल होता है। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि N पार्टिकल्स में कितना मोल होगा। तो मुझे पता है कि अगर Na पार्टिकल्स में 1 मोल, तो 1 पार्टिकल में मैं क्या लिख सकता हूं, कितने मोल होंगे, 1 पार्टिकल में 1/Na मोल होंगे। अब मैं बात करता हूं किसकी, N पार्टिकल्स की। तो N पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे, N पार्टिकल्स में 1/Na इंटू N मोल होंगे कि नहीं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, N/Na। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स दिए हुए हैं, N/Na। तो जब भी मैं बात करता हूं मुझे N पार्टिकल्स दिए हुए, तो हम लोग मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय डिवाइडिंग इट विथ एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो इसे हम कैसे निकालेंगे, मोल्स निकालने का एक ही तरीका, N/Na।
ठीक है। और ये Na किसको रिप्रेजेंट करता है? Na की वैल्यू होगी 6.022 इंटू 10⁻23। और ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। जब मुझे निकालना है किसी भी एटम्स में किसी भी नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं उसमें कितने मोल्स होंगे, तो यहाँ पे मैं एटम्स रखूंगा, नंबर ऑफ एटम्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर मुझे मास दिया हुआ है, किसी भी सब्सटेंस का मास दे दिया गया हो ग्राम में, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम क्या करेंगे? मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास, और इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे दे दिया गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11 ग्राम ऑफ CO2, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर में गिवन मास 11 रख दूंगा, नीचे में मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना? CO2 का मोलर मास 44, तो 11/44 कितना आ जाएगा? 1/4 मोल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी गैस का वॉल्यूम दे दिया गया हो, किसी भी गैस का वॉल्यूम दे दिया हो, कब? एट STP या NTP, तो हम मोल्स कैसे निकालते हैं? तो हम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट STP by NTP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अगर मुझे वॉल्यूम किस में दे दिया जाए? ml में, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? हम लोग 22400 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो इस तरह से जब हमें वॉल्यूम दिया हुआ हो तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट, अगर मुझे क्या दिया हुआ है? हमें वॉल्यूम तो दिया हुआ है लेकिन STP या NTP कंडीशंस नहीं दिए हुए, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे? इफ कंडीशंस अदर देन STP या NTP इज गिवन फॉर गैस, और इफ STP by NTP कंडीशंस आर नॉट गिवन, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को पता है PV इक्वल्स टू nRT, और जब STP या NTP कंडीशंस नहीं दिए हुए होंगे तो तुम्हें प्रेशर और टेम्परेचर मेंशन किया होगा, ठीक है। तो उस समय हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को की हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ तरीके मोल्स कैलकुलेट करने के। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो N/Na, अगर नंबर मास गिवन है तो गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास एटम्स का क्या होता है? इट विल बी इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होता है? उसके ग्राम मोलिकुलर मास को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही जब मैं बात करता हूं, अगर वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP या NTP इज गिवन, तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे? बाय डिवाइडिंग विद इट विद 22.4 लीटर। और अगर मुझे कोई भी STP या NTP कंडीशंस मेंशन ना हो तो हम आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास के बारे में। आज हमने मोल कंसेप्ट का जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था सब देख लिया। इसके बाद वाली क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आज तक के जितने भी लेक्चर्स मैंने तुम लोग को पढ़ाए हैं, लेक्चर 1 to 5, तुम लोग एक बार अच्छे से पढ़ के आओ। जिसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले वो लेक्चर्स कंप्लीट करो, उसके बाद आके 6th लेक्चर ज्वाइन करना। तभी क्या होगा? तुम्हें समझ में आएगा और इजी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।